चैप्टर का नाम है बेटा सेंटर ऑफ मास। आराम से पहले सुनो। हर बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां वो बैलेंस हो जाती है, जहां वो बैलेंस हो जाती है। जैसे मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर कहां बैलेंस होगा? टिप पे या मिड पॉइंट पे? मिड पॉइंट पर। एक बॉल को अगर बैलेंस करना चाहें तो कहां बैलेंस होगी? सेंटर पे। सरफेस में जहां भी बैलेंस करोगे उसे सेंटर का होगा। एक रिंग को सेंटर पर, ह्यूमन बॉडी को नेवल पे। ह्यूमन बॉडी का जो नेवल होता है वो होता है सेंटर ऑफ मास। मतलब हर बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां वो बैलेंस हो जाती है। बैलेंस होने का मतलब हुआ पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज्ड हो गया। पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पे आके सेंट्रलाइज्ड हो गया। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडी का वो पॉइंट जहां वो बैलेंस हो जाए, मतलब जहां उसका पूरा मास सेंट्रलाइज्ड हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले रॉड कहां होगा? ये रहा सेंटर ऑफ मास। दूसरा रिंग, तीसरा सिलेंडर। सिलेंडर में भी मिड पॉइंट था। और कौन से है? रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल या स्क्वायर का? जैसे रेक्टेंगल है, कॉपी को आप लोग घुमाते हो उंगली पे, कहां घुमाते हो? सेंटर मतलब डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्क्वायर में भी यही होगा। और कौन सा पॉइंट, और कौन सी बॉडी है? ट्राइंगल में सेंट्रोइड। मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। ठीक। याद करने वाला कौन है? जो आपको याद करना पड़ेगा वो है कोन। कोन को बैलेंस किया है कभी? कोन का पूरा मास सेंट्रलाइज्ड होता है बेस से। ये सेंटर ऑफ मास सी एम। बेस से h/4 हाइट। कोन की जो भी हाइट होती है उसके 1/4 पे होता है उसका सेंटर ऑफ मास। मतलब जैसे कॉर्नेटो है, कॉर्नेटो अगर आपको बैलेंस करना है लेटा के, ऐसा नहीं पॉइंट पे टिप पे बैलेंस कर लिया, टिप पे उसका सेंटर ऑफ मास काम नहीं करेगा। उसके पूरे मास को अगर बैलेंस करना है तो आपको कहां पे फिंगर रखनी होगी अपनी? 1/4 टाइम्स ऑफ हाइट, तब वो बैलेंस हो पाएगा। ठीक। तो एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉर्नेटो, कोन। क्लियर? कोई डाउट? बाकी सबके सेंटर ऑफ मास तो आपको मालूम ही है, केवल याद किसको रखना है? कोन। भगवान कसम। ठीक है, क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए जनरल फिगर्स जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं।
अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास इन कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। कैसे देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने पढ़ी हुई है। यहां क्या होता है, ओरिजिन। अब यहां कहीं मैंने एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई होंगे। हम उन्हें लिख ले रहे हैं x1 कॉमा वाई। ये पॉइंट अभी आइसोलेट है। आइसोलेट का मतलब सब जानते हैं, कोरोना ने सिखा दिया आइसोलेट का मतलब अकेला है। ठीक, अब अगर इसके पास दूसरा पॉइंट आ जाए तो क्या ये अकेला बचेगा, तब बन जाएगा सिस्टम। सिस्टम का मतलब मोर देन वन। तो यहां कहीं हमने दूसरा पॉइंट ले लिया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 कॉमा वाई। ठीक है, तो अब अगर मैं ए को बी से ज्वाइन करा दूं तो क्या बन जाएगा, नहीं इनको मत देखो अभी, ये तो मैंने क्यों बनाए आगे आपको समझ में आया। चलो ये हटा देता हूं इनको, कंफ्यूजन खत्म। अब बताओ, अगर मैं ए को बी से ज्वाइन करा दूं तो क्या बन जाएगा, सिस्टम। अभी तक वो क्या था, आइसोलेट। ए को बी से ज्वाइन कराते ही क्या बन गया, सिस्टम। अब मुझे ये बताना है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो ऐसा नहीं है कि लाइन है तो मिड पॉइंट ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं भी हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास। क्यों, ए इसका मास है m1, बी इसका मास है m2, पार्टिकल है इनमें मास भी है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिपेंड करेगी फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1x1 प्लस m2x2 बाय हाँ, ये सेक्शन फॉर्मूला है। फिजिक्स में इसे कहेंगे हम पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। YCM क्या होगा, m1y1 बात को समझना। हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहां रखा हुआ है, उसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन में मास होगा, और ये उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स। यहां एक प्रोटॉन रखा हुआ है, उस प्रोटॉन में भी मास होगा, ये उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स। दोनों को ज्वाइन कराओगे तो क्या बन जाएगा, सिस्टम। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, कोऑर्डिनेट। क्लियर है बात, नोट कर लो इसे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास।
स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? आपका कौन सा स्कूल है? आपके स्कूल में तो ओपन होते ही 90% हो जाता है। स्कूल ओपन हुए 90% सिलेबस खत्म। कुछ भी हो सकता है आपके स्कूल में। कोई एग्जाम की खबर है कब होना क्या होना? सिलेबस केवी में 3 तारीख से है सिलेबस। ठीक, चलो नोट कर लिए। लिखिए, a system consists of two charges a system consists of two charges of mass 5 gram and 2 gram। 5 ग्राम का है और 2 ग्राम का है। Placed at 4,2 and 6,1। Find coordinates of center of mass of the system। चलो बताओ m1 कितना? ग्राम में रन देना, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी ग्राम आएगा नीचे भी ग्राम आएगा, कैंसिल। m1 5 ग्राम, m2 2 ग्राम, x1 y1 4,6 और x2 नहीं 4,6 नहीं है, 4,2 और x2 y2 6,1। फटाफट वैल्यू रखिए, xcm ycm आ जाएंगे। थर्टी टू बाय सेवन कॉमा 12/7। ठीक, नेक्स्ट। थ्री पार्टिकल्स of mass 1 gram 2 gram 3 gram, 1 gram 2 gram 3 gram are placed one comma two, 2,3 and 3,4। Find center of mass of the system। बताइए क्या नया हुआ? एक कोऑर्डिनेट और आ गया, बाकी कुछ नया नहीं हुआ। ठीक, तो m1 m2
M3 हो गया, M1 M2 और कौन आ गया, M3। ऐसे ही X1 Y1 X2 Y2 और कौन आ गया। तो जब 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, प्लस अपॉन में, ठीक। अगर 3 आ जाएंगे तो नीचे एक लाइन और इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर और नीचे। यहां क्या आया आंसर, 7/3 10/3। तो बहुत सिंपल है, कर लोगे ये तो। अब सुनिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, X1 Y1। ओरिजिन को कोऑर्डिनेट से मिलाने वाली लाइन जो होती है इसे कहते हैं वेक्टर आर। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। किसी भी कोऑर्डिनेट को, जैसे ये ए कोऑर्डिनेट है, इसको अगर मैं ओरिजिन से मिला दूं तो ओरिजिन से ए तक की जो लाइन ज्वाइन होगी ये वेक्टर होगी। क्यों होगी वेक्टर, ओ से ए तक कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ होगी, और कुछ ना कुछ ये क्या बना रहा है, एंगल, मतलब डायरेक्शन भी है। जब मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो तो क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर। जनरली क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर। यानी कि R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर, इसका ए का। ऐसे ही ओरिजिन से अगर मैं बी को मिला दूं तो ये क्या है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, किसका, बी का, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि ए बी जो सिस्टम है इसका पोजीशन वेक्टर बताओ सेंटर ऑफ मास का। इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। उसे आप ओरिजिन से मिलाओगे तो उसे आप क्या कहोगे, पोजीशन वेक्टर, किसका, सेंटर ऑफ मास। मान लो यहां कहीं है इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास को जब आप इससे मिलाओगे तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, ठीक। तो ये तो हो गई बात समझने की। अब अगर मैं कहूं मैथमेटिकली RCM आपको निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होगा, M1 R1 वेक्टर प्लस अपॉन, ठीक है। इससे आप निकाल पाओगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर। ये पूरा क्वेश्चन आई कैप जे कैप के टर्म्स में होगा। मेरे ख्याल से आपने पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़ा अभी, बाकी आप सबने पढ़ा है। आई कैप होता था, जे कैप, के कैप,
आपने भी नहीं पढ़ा, अभी बताता हूँ, बाकी सबकी समझ में आ रही होगी ये कहानी। ठीक, तो पहले तो इसे नोट कर लो। हाँ शी बोलिए। ग्राफ कहीं है ही नहीं। ये कुछ बना नहीं आएगा, कुछ बना नहीं आएगा। मैं आपको जो समझाने के लिए बनाया ये पूरा क्वेश्चन, अभी मैं बोलूंगा तब देखना कैसे आएगा। फिर बताता हूँ। बन गया। अब सुनिए क्वेश्चन कैसा आएगा। लिखिए, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस, two particles of masses 5 gram and 10 gram. 5 gram and 10 gram are placed with position vector ये लिखा 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and 6i cap plus 7j cap plus 8k cap. ठीक, find position vector of center of mass. Find position vector of center of mass. ये है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, m1 कितना दिया है आपको, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, r1 हो गया। m2 कितना दिया है, 10 ग्राम, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक, आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर बताना है। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो किनके टर्म्स में होगा, क्योंकि r1 आई कैप जे कैप के कैप में, r2 आई कैप जे कैप के कैप में है, तो आपका आंसर भी इसी में होगा। ठीक, आप क्या करोगे, m1 की जगह क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 2i कैप 3j कैप 4k कैप प्लस m2 6i कैप 7j कैप 8k कैप अपॉन में m1 प्लस m2, प्योर मैथमेटिक्स है, कोई कंप्यूटर साइंस नहीं लगी है। अभी देखो,
किया मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, 60 70 आई कैप, फिर 80 85 जे कैप प्लस 100 के कैप अपॉन में, अब 15 को सबके साथ अलग अलग लिखो, कितना हो जाएगा, बात समझ में आई कुछ? आंसर भी देखो काय में आया, आई कैप जे कैप के, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? फाइंड द सेंटर ऑफ मास इन द गिवन फिगर। अब सिंपल काम है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास इन द गिवन फिगर। Find the center of mass of the given figure. एक्स एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस दिया है, मास आपको सारे गिवन है। अब मैं जिससे पूछूं बताते हैं ना, पलक ए के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0, क्योंकि ये कहाँ है, ऑरिजिन। लिख लो अलग से, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 0,0, बी के, बी कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, ठीक, और एक्स कितना है, 4, सबको दिख रहा है, ओरिजिन से यहां तक है 4, तो एक्स तो हो गया 4 और वाई 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 4,0। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, पहले डी के लिख लो, वाई एक्सिस पे है तो एक्स तो होगा 0 और वाई तो 0,4, लिख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी 4,0, सॉरी 0,4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी हो गया 0,4। अब बताओ सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,4, एक्स भी 4 है, हाइट भी 4 है और डिस्टेंस भी 4 है, तो 4,4।
ठीक, चलो फटाफट बताते जाओ। m1 2 kg, यहां से शुरू कर रहे हैं। m1 2 kg, तो x1 कॉमा y1 क्या हुआ? 0,0। m1 2 kg, x1 कॉमा y1 हो गया 0,0। m2 3 kg, ठीक, तो x2 कॉमा y2 4,0। m3 4 kg, m3 4 kg, x3 कॉमा y3 हो गया 4,4। m4 5 kg, तो x4 कॉमा y4 हो गया 0,4। अब बताओ xcm और ycm निकाल लोगी? हो जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते रहना बेटा। नेक्स्ट आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। बन गया। ए के कोऑर्डिनेट पसंद है, ए के कोऑर्डिनेट, बी के नहीं पता, सी के बोलो। बी के निकालना पड़ेगा, सी के बोलो। ए और सी के कोऑर्डिनेट सबको मालूम है, ए के और सी के। ए के हो गए 0,0, सी के हो गए 3,0। एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। अब बचा कौन? बी। बी की हाइट और डिस्टेंस बताना है आपको। डिस्टेंस कितना? 1.5, 3/2। ये तो 3/2 हो जाएगा। हाइट कितनी होगी? पाइथागोरस लगाओगे? मतलब फॉर्मूला याद नहीं है? शर्म नहीं आती? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला याद नहीं है? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल a √3/2।
ठीक है, तो ए कितना है, ओके। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5 और वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो 1.5 में 1.732 का, करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है ना आगे करना, मल्टीप्लाई 1.5 में 1.732 का, 15 की टेबल आती हो अगर तो। टू पॉइंट, इसको हम राउंड ऑफ करके 2.6 लिख दे रहे हैं, राउंड ऑफ करना आता है, ठीक है, हो गए बी के कोऑर्डिनेट। अब m1 2 kg, x1 y1 0,0, लिखते जाओ जी, m1 2 kg तो x1 y1 हो गए 0,0। क्या कोई बोल रहा, अरे वो क्लास चल रही है वहां पे। m2 3 kg, m2 3 kg, तो कोऑर्डिनेट क्या हुए m2 के 1.5, 2.6, ठीक। m3 4 kg, कोऑर्डिनेट 3,0। हो जाएगा, अब केवल फॉर्मूला लगाना है XCM और YCM। कहां तक लगाओगे, 3 तक, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। नेक्स्ट, if mass of each square if mass of each square is 2 grams, mass of each square is 2 gram, then find center of mass of a given figure। Center of mass of given figure। पहले आराम से डायग्राम बना लो फिर समझाएंगे।
बिल्कुल ऐसे ही डॉट्स बनाना जैसे मैंने डॉट्स बनाए हैं, नहीं तो क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो अब बताओ कितने स्क्वायर दिख रहे हैं इसमें? 3। अभी तक के क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? अभी तक क्या होता था, जो वर्टेक्स होते थे वहां मास्क रखा होता था, अब ऐसा नहीं है। इस स्क्वायर का मास कितना है? 2 ग्राम। कहां रखा होगा भाई? इस स्क्वायर का मास 2 ग्राम है। कहां लिख दूं? यहां 2 ग्राम लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, कहां लिखूं? सबका सेम होगा मतलब चार कोनों का सेम 2 ग्राम। इस स्क्वायर इस एक स्क्वायर का मास है 2 ग्राम। कहां बनाऊं? सेंटर पे। मास कहां होता है? सेंटर पे। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ये रहा सेंटर। ठीक। इस पॉइंट का नाम अगर मैं रख दूं ए, तो ए पे कितने ग्राम रखा हुआ है? अब समझ में आई बात? तो M1 कितना है? 2 ग्राम। रुक जाओ अभी समझ लो। M1 कितना है? 2 ग्राम। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब हमें इन कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, जहां मास रखा होता है हमें उसके कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a/2 कॉमा a/2। नहीं आई समझ में? स्क्वायर का ये क्या है? सेंटर। स्क्वायर का जो सेंटर होता है वहां से लेंथ भी आधी होती है, ब्रेथ भी आधी होती है। तो a/2 कॉमा a/2। बात क्लियर हो रही? अब दूसरे स्क्वायर का ये रहा सेंटर, मास कितना है? 2 ग्राम। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a/2 कॉमा a/2। बेटा कहां से नापते? ओरिजिन से नापते ना। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? a प्लस a/2। और हाइट कितनी हुई? a/2। नहीं झपा? ध्यान से देखना, फिर झपा रहे। ए पर कितना है? 2 ग्राम। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स देखें हम, तो यही होंगे। यहां से यहां तक कितना होगा? तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? a/2 कॉमा ये भी कितना होगा? ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a/2 कॉमा a/2। हाँ या ना? कंफर्म है सबको? अब आ जाओ बी पर। तो इसको आगे ले गए, इसको नीचे ले आए। ये था ए, ये है बी। बी के लिए भी ये कितना होगा? a/2। बताओ अब। बी की डिस्टेंस a/2 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 3a/2। और हाइट a/2। हाइट एंड डिस्टेंस तो होता ही है। अब बताना इसका सेंटर कहां होगा? यहां सी। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी की हाइट और डिस्टेंस। सी की डिस्टेंस हुई a/2 और हाइट हो गई, तो कोऑर्डिनेट क्या हुए? a/2 कॉमा 3a/2। अभी भी नहीं छपा? तो सबसे पहले लिखो नोट में, स्क्वायर का मास
उसके सेंटर पर होता है। ठीक। So coordinate of point A. So coordinate of point A equal A by 2 comma A by 2 and mass M1 equal 2 gram. Now coordinate of point B. Coordinate of point B. 3A by 2 comma A by 2 and mass M2 equal 2 gram. समझ में आ रहा है? Coordinate of point C. Coordinate of point C क्या होंगे? A by 2 comma 3A by 2 distance and height. ठीक। एंड मास 2 ग्राम। बना लीजिए डायग्राम। अब फटाफट XCM और YCM निकाल के बताइए। इस बिहाफ पर आपको XCM निकालना है और YCM। क्या है आंसर? 5A/6 कॉमा 5A/6